करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 16। आज हम इस लेक्चर में प्रदीप फंडामेंटल बुक के क्लास 12th के 28 से आगे प्रॉब्लम ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29, एक रेस्टोट है हैज 100 टर्न ऑफ वायर ऑफ रेडियस 0.1 मिलीमीटर हैविंग रेजिस्टिविटी। The diameter of each turn is 5 centimeter. What is the maximum value of resistance that can be introduced? देखो एक यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न दे रखे हैं 100 टर्न्स। तो सोल्यूशन में पहले लिखते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स दैट मीन्स कैपिटल एन मान लेते हैं, ये आपके 100 टर्न है। किसके टर्न है? वायर के। उसकी रेडियस रखी है, तो यहाँ वायर एक कंसीडर कर लेते हैं। मान लो ये हमारे पास एक वायर है, इस वायर की रेडियस रखी है हमें, ये वाली रेडियस वायर की 0.1 मिलीमीटर। इसे चेंज करें तो 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 मीटर, और लिखें तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 मीटर। इससे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल सकते हैं वायर का। ए मान लेते हैं, इसका नेम है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। तो कितना होता है? रेडियस पाई आर का स्क्वायर, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का, तो पाई आर स्क्वायर। यहां से चलो पाई और आर की वैल्यू है 10 की पावर माइनस के 4, उसका स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर माइनस के 8 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकल आया। ठीक है, इस वायर की रेजिस्टिविटी भी दे रखी है हमें, ये रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी कितनी दे रखी है? 4.9 10 की पावर माइनस के 8 ओम इंटू मीटर। अब कह रहा है द डायामीटर ऑफ ईच टर्न, है ना। टर्न्स कह रहा है, कितने टर्न्स हैं? 100 टर्न्स हैं। उसमें से एक टर्न का डायामीटर कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो डायामीटर ऑफ टर्न एंड यहां ले लेते हैं डायामीटर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर, टर्न्स ऑफ द वायर, डायामीटर ऑफ टर्न ऑफ द वायर। ये रखा है कैपिटल डी मान लेते हैं, कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस 2r इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। तो रेडियस आ गई 5/2 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। ये किसकी रेडियस है? रेडियस ऑफ टर्न, रेडियस ऑफ टर्न की रेडियस, ईच टर्न की रेडियस। जैसे अब बनाना चाहो तो एक टर्न बना के दिखा सकते हो, जैसे ये वायर हो गया आपका ऐसे, तो ये टर्न हो गया आपका, एक टर्न बनाया, उसका डायामीटर गिवन था हमें डी, और टर्न की रेडियस निकाल ली हमने कैपिटल आर। तो कितने टर्न है? 100 टर्न है। तो वायर कितना मीटर लंबा होगा? तो एक टर्न में कितनी लेंथ हो जाएगी? सरकमफ्रेंस के बराबर। अगर वायर का एक टर्न लेंगे तो उसकी लेंथ कितनी होगी? सरकमफ्रेंस के बराबर। अगर टोटल लेंथ निकालनी है पूरे वायर की तो कितने टर्न है? 100 टर्न। तो टोटल लेंथ कितनी होगी? लेंथ ऑफ 1 टर्न। आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, लेंथ ऑफ 1 टर्न ऑफ द वायर होगी 2 पाई कैपिटल आर। ऐसे 2 पाई कैपिटल आर, क्योंकि रेडियस टर्न की कितनी मानी है? टर्न की रेडियस है, ये रेडियस ऑफ टर्न है ना। और ये जो रखी थी वो वायर की रेडियस थी, तो वायर की रेडियस थी तो एरिया क्रॉस सेक्शन निकलेगा वायर का। लेकिन टर्न से जो टर्न की रेडियस है उससे इसका सरकमफ्रेंस निकल आएगा वायर का, और सरकमफ्रेंस कितना है? 2 पाई आर। दैट मींस एक टर्न में लंबाई आ गई कितनी? 2 पाई आर। बट कितने टर्न है? 100 टर्न है, तो टोटल लेंथ कितनी होगी, है ना। नाउ टोटल लेंथ ऑफ द वायर एल लिख लें। तो एक टर्न की लेंथ है 2 पाई आर, और 100 टर्न होते तो इतनी लेंथ होती है ना मीटर में। ये टोटल लेंथ निकाल ली। अब रेजिस्टेंस निकाल लो सीधा सीधा नाउ इसके बाद, है ना। नाउ रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या होता है? रो एल ओवर ए। रेजिस्टिविटी भी है, लेंथ भी है, एरिया भी है, सबकी वैल्यू पुट करनी है। रेजिस्टेंस निकल आएगा आपका। तो रेजिस्टेंस से पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को उठा देता हूं।
यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू, रेजिस्टिविटी कितनी 4.9 10 की पावर माइनस के 8, लेंथ कितनी 2 पाई, कैपिटल R की वैल्यू पुट करते हैं, पहले चलो वैल्यू लिखता हूँ 2 पाई R इंटू 100 ओवर एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया क्रॉस सेक्शन पाई 10 की पावर माइनस 8, देखो पाई से तो पाई कटेगा, वैल्यू पुट कर लेते हैं 4.9 10 की पावर माइनस 8 इंटू 2 कैपिटल R की वैल्यू 5/2 10 की पावर माइनस के 2 है ना, कैपिटल R की वैल्यू पुट कर दी और मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 10 की पावर माइनस 8। तो देखो 10 की पावर माइनस 8 से 10 की पावर माइनस 8 कट गया, 2 से 2 कट गया और इससे ये कट गया, 5 का मल्टीप्लाई कर लें इसमें 5 और 24.5 ओ, इतना रेजिस्टेंस आ गया भाई, इसका मल्टीप्लाई करा तो इतना आ गया 24.5 ओम, है ना, ये आंसर हो गया इसका। एक क्वेश्चन नंबर 29 समझ में आया आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन था, डायग्राम बनाओगे तो समझ में आ जाएगा तुरंत। क्वेश्चन नंबर 30, कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर वायर टू ड्रॉ अ वायर 5 किलोमीटर लॉन्ग। तो देखो पहले जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लो, है ना, लिखते हैं सोल्यूशन कि हमारे पास एक वायर है, कितना मीटर लंबा है, ये वायर है हमारे पास L मीटर लंबा और L की वैल्यू रखी है 5 किलोमीटर, चेंज कर लो 5000 मीटर हो गया। और क्या गिवन है, इस वायर का रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस 5 ओम, ये रहा। इस वायर की रेजिस्टिविटी भी गिवन है, ये रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर वायर 1.7 10 की पावर माइनस के 8 ओम इंटू मीटर, है ना, ये किलोमीटर में था, मीटर में चेंज कर लेना है, ऐसा सिस्टम में। डेंसिटी गिवन है D, इसे लिख लेते हैं, ये डेंसिटी ऑफ द वायर है, डेंसिटी ऑफ कॉपर वायर, ये रखिए आपको 8.9 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर की, ये भी ऐसा सिस्टम में रखी है, ये जानकारी है। और कह रहा है मास बताइए, तो डेंसिटी के फॉर्मूले में मास होता है कि नहीं, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी गिवन है हमें यहाँ पे, मास ओवर वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है ना। और डेंसिटी तो D मानी है, मास पूछ रहा है आपसे, वॉल्यूम लिखे हैं वायर का तो A है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना मान लो A, वायर का वॉल्यूम कितना होता है A इंटू L। तो देखो मास निकालना है, अगर यहाँ से मास ऑफ दी वायर, मास ऑफ दी वायर दैट मींस M बराबर DAL। तो हमारे पास डेंसिटी है, ये लेंथ है, अब ये रहा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और फाइंड आउट कर लो, मास निकल आया। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकाले, यहाँ से रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L ओवर A, R रो L ओवर A। रो की वैल्यू कितनी, R की वैल्यू पुट करो सबसे पहले, तो R की वैल्यू देखो हम पुट कर रहे हैं, तो R की वैल्यू हमारे पास 5 ओम। रेजिस्टिविटी कितनी है, तो रेजिस्टिविटी है 1.7 10 की पावर माइनस 8, 1.7 10 की पावर माइनस के 8 ओम। लेंथ कितना है 5000 मीटर और एरिया क्रॉस निकाल लो यहाँ से, ये कट गया आपका 1000 का, इसको कर लिया तो एरिया निकल आया 1.7 10 की पावर माइनस के 5, 10 का प्लस के 3 माइनस के 5 रह जाएगा, इतने मीटर स्क्वायर एरिया निकल आया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इस वाले से यूज कर लो, M बराबर कितना D है, मास निकालना है हमें, मास से निकालना है वायर का, कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर वायर। तो डेंसिटी कितनी रखी थी हमें, डेंसिटी है 8.9 10 की पावर 3, एरिया क्रॉस निकला 1.7 10 की पावर माइनस के 5 और लेंथ है 5000 मीटर। अब 8.9 का 1.7 का और 5 का मल्टीप्लाई कर लो और ये हो गया 3 जीरो ये रहे और 3 और ये 3 6 और ये माइनस के 5, तो ये 10 बचा यहाँ से, इसका मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है हमारा 75.65, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 75.65 आएगा इंटू 10, तो इन अब इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 पॉइंट इतने kg, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।
तो मास निकालना है तो 756.5 kg। ठीक है, केजी क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 30। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर आपका 33। फाइंड द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन कॉलिजन्स एंड फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दो चीजें पूछ रहा है सॉल्यूशन। एक तो आपका रिलैक्सेशन टाइम टाउ पूछ रहा है, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन टाइम कह सकते हो आप इसे। और एक फ्री पाथ पूछ रहा है, फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मींस लैम्डा। इसका नाम था फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए कुछ है ना, गिवन रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। रेजिस्टिविटी गिवन है, इसको हम रेजिस्टिविटी बोल रहे हैं। कितनी गिवन है? 1.7। चलो लिखा हुआ ऊपर, ये रेजिस्टिविटी गिवन है, ये स्मॉल एन गिवन है, जिसे हम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम बोलते थे। डिफ्रेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन गिवन है। ठीक है, देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था जब हमने ओम्स लॉ को डेरिवेशन किया था, तब R बराबर रो सॉरी R बराबर ये वाला ml ओवर n e स्क्वायर टाउ a। जब हमने ओम्स लॉ का फॉर्मूला ड्राइव किया है तब ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ाया है। एंड रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला हमने ये भी पढ़ा है, रो एल ओवर ए। अगर इन दोनों की कंपेयरिंग करें, देखो ये एल ओवर ए छोड़ रहे हैं, ये रहा एल ओवर ए, ये आर, ये आर, ये एज इक्वल टू, ये एज इक्वल टू, इधर एल ओवर ए तो एल ओवर ए छोड़ दे। तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी है? तो रेजिस्टिविटी जो होती है, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर, रो इज इक्वल टू, वैल्यू निकल के आएगी m ओवर n e स्क्वायर टाउ। हियर यहाँ m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। n का नाम है, ये जो स्मॉल n लिख रहा है ना, इसका नाम ये लिख रहा है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर वायर। इसको एक नाम से और जानते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। और ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और टाउ रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम पूछ रहा है, तो यहां से इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, तो रिलैक्सेशन टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? m ओवर n e स्क्वायर रेजिस्टिविटी। वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। तो टाउ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 की पावर माइनस के 31 kg। एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। वैल्यू गिवन है हमें 8.5 10 की पावर 28। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो 1.6 10 की पावर माइनस के 19, उसका क्या है? होल स्क्वायर। और रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की वैल्यू हमें गिवन है 1.7 10 की पावर माइनस 8, 1.7 10 की पावर माइनस 8। देखो इसे सॉल्व करोगे तो सेकंड में रिलेशन टाइम निकले है ना। तो इसे सॉल्व करने पर आ रहा है 2.5 10 की पावर माइनस के 14 सेकेंड। ये इसका आंसर आना चाहिए। तो देखो सॉल्व करके देखिए आप इसको, इतना आता है कि नहीं, बस फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है इसमें। ये फॉर्मूला याद है ना आपको? ये कहाँ से किया था? जब ने हम ओम्स लॉ का डेरिवेशन किया था तब मैंने आपको बताया था ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आता था, इसी की कंपेयरिंग करके हम रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं। एक दूसरा पार्ट पूछ रहा है इसमें फ्री पाथ। तो देखो ये टाइम है, यहाँ स्पीड भी रखी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम, है ना? क्या होता है? तो जो फ्री पाथ होता है ना, वो दो सक्सेसिव कोलिजन के बिटवीन, ये पॉजिटिव आयंस है आपका, ये भी पॉजिटिव आयंस एटम है, पॉजिटिव आयन एटम है ना, एटम पॉजिटिव आयंस कर्नल्स बोलते थे जैसे। और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन पहले इसे टकराया, फिर टकरा के डायरेक्शन चेंज कर ली। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम फ्री पाथ, और टाइम को रिलैक्सेशन टाइम। और स्पीड आपकी कितनी रखी है इलेक्ट्रॉन की? 1.6 10 की पावर माइनस के 4।
तो स्पीड रखी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फ्री पाथ मतलब डिस्टेंस कितनी है लैम्डा, लैम्डा को क्या बोलते थे, डिस्टेंस होती है फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू सक्सेसिव कॉलिजन के बिटवीन, इलेक्ट्रॉन के द्वारा चली गई डिस्टेंस, ये इलेक्ट्रॉन लैम्डा। तो लैम्डा और टाइम कितना है टाइम, तो यहां से लैम्डा निकाल सकते हैं vd इंटू टाउ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें गिवन है 1.6, चेक कर लेते हैं इसमें आ रही है 1.6 आ रही है, 1.6 10 की पावर माइनस के 4, 10 की पावर माइनस के 4, और टाउ दे रखा है 2.5 और 10 की पावर माइनस के 14। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा यहाँ लिख देता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू आएगा 16 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 16 पंजे 80 0, और 32 और 8 40, और पॉइंट डेसिमल आएगा 2.1 यहाँ, और 10 की पावर माइनस के 4 और माइनस के 14 माइनस के 18, इतने मीटर, दैट मीन्स 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 80 मीटर फ्री पाथ आएगा। ठीक है, ये फ्री पाथ का आंसर हो गया, क्लियर है। तो ये बस केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, समझ में आया आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। देखो क्वेश्चन नंबर 36 करने से पहले क्वेश्चन 35 और पूछा गया था। 35 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 29 सेम है। 29 में रेजिस्टेंस पूछा है, यहाँ कंडक्टेंस पूछा है, तो रेजिस्टेंस निकाल लो 29 जैसे, और कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है कंडक्टेंस 1 अपॉन रेजिस्टेंस, तो पहले रेजिस्टेंस निकाल लो 29 जैसे और फिर कंडक्टेंस निकाल लेना। ऐसे कंडक्टिविटी पूछी है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी दे रखी है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू पुट कर देना, कंडक्टिविटी निकाल लेना, ये क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा। 29 जैसा है, बिल्कुल सिमिलर, 29 में पीछे कराया है इसी लेक्चर में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 36 पर ध्यान देते हैं। करंट फ्लो थ्रू अ कंस्ट्रक्शन कंडक्टर एज साउंड फिगर, ये फिगर दे रखा है आपको। द डायमीटर एंड करंट डेंसिटी टू द लेफ्ट, तो ये लेफ्ट है ये राइट है, तो इसका डायमीटर दे रखा है, तो इसकी रेडियस पता कर सकते हैं हम, रेडियस r1 मान लेते हैं। डायमीटर 2 मिलीमीटर, तो रेडियस आधी हो जाएगी 1 मिलीमीटर, दैट मीन्स 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 मीटर। इस जगह पर करंट डेंसिटी दे रखी है J1, करंट डेंसिटी लेफ्ट फेस पर करंट डेंसिटी रखी है J1, यहाँ ले लेते हैं J1, है ना, लेफ्ट फेस पर करंट डेंसिटी J1। ठीक है, कितनी दे रखी है भाई, ऊपर लिख देता हूँ, नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं। J1 इज इक्वल टू कितना है 1.3 इंटू 10 की पावर 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये लेफ्ट फेस पे दे रखी है, लेफ्ट कंस्ट्रक्शन पर। फिर कह रहा है हाउ मच करंट फ्लो थ्रू द कंस्ट्रक्शन। देखो फॉर लेफ्ट कंस्ट्रक्शन, लेफ्ट कंस्ट्रक्शन, यहां पर एरिया क्रॉस सेक्शन निकाल सकते हैं आप, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 लिख देता हूं, पाई R1 का स्क्वायर, R1 माना है, तो पाई R1 की वैल्यू लिखें तो 10 की पावर माइनस के 6 मीटर स्क्वायर। R1 की वैल्यू 10 की पावर माइनस के 3 थी, उसका स्क्वायर कर दिया तो 10 की पावर माइनस के 6 हो गया। एंड करंट डेंसिटी का फॉर्मूला मालूम है आपको, करंट डेंसिटी J1 माना है करंट ओवर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, करंट डेंसिटी J1, एरिया क्रॉस सेक्शन इसका A1 मान लिया, पूरा ये एरिया क्रॉस सेक्शन A1, और करंट मान ली कि इस सेक्शन पर कितनी करंट फ्लो कर रही है I, तो I, और I ही पूछ रहा है आपको यहाँ पे पहले वाले पार्ट में। फर्स्ट पार्ट का है ये रहा, हाउ मच करंट फ्लो थ्रू दी कंस्ट्रक्शन, है ना। तो J1 कितना रखा है हमें 1.3 वैल्यू पुट कर दो, 1.3 10 की पावर प्लस के 6, और करंट पूछ रहा एरिया पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 6, इसका से मल्टीप्लाई, तो I इज इक्वल टू 1.3 इंटू पाई और 10 की पावर प्लस के 6 और माइनस के 6, ये कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे लिख लो 10 की पावर माइनस के 6, ये कैंसिल होगा। 3.14 वैल्यू पुट करके 1.3 का मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाइड करने पर वैल्यू आ रही है 4.082 एम्पियर, इतनी करंट फ्लो कर रही है भाई। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है इफ
द करंट डेंसिटी इज ट्रिपल्ड एज इट इमर्ज फ्रॉम द राइट साइड। इस वाले पर करंट डेंसिटी कितनी तरह की, J2 ट्रिपल हो गई है 3J1, यहां पर J1 थी उसका ट्रिपल हो गया। फिर पूछ रहा है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द राइट हैंड ऑफ कंस्ट्रक्शन, राइट हैंड कंस्ट्रक्शन पर डायमीटर कितना हुआ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना। इसके बाद जरा समझते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है यहां पे जानते हो, जितनी करंट इस सेक्शन से फ्लो कर रही है उतनी करंट यहां से लीव करेगी। जितनी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती है, ऐसे अगर टर्मिनल बनाएं ऐसे, जितनी एंटर करेगी उतनी लीव करेगी। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको एक तरीके से बता सकता हूं। वैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं एक आपसे पहले, अगर एक वायर है वो उसमें करंट फ्लो कर रही है तो बताओ वायर चार्ज है या अनचार्ज है। एक करंट कैरिंग वायर है, एक वायर उसमें करंट फ्लो कर रही है, तो बताओ वो वायर चार्ज है या अनचार्ज है। तो मोस्टली बच्चे कहते हैं कि सर चार्ज होगा, करंट फ्लो कर रही है तो चार्ज होगा, जबकि ऐसा नहीं है। वायर में करंट फ्लो करे या ना करे, दोनों कंडीशन में वायर अनचार्ज ही होता है। सर कैसे, अगर किसी वायर में करंट फ्लो करेगी तो अनचार्ज कैसे होगा। तो देखो जब किसी वायर में, देखो इसे समझाने के लिए पहले ये वाला पार्ट आपने क्वेश्चन तो पढ़ लिया ना, क्वेश्चन क्या करना है हमने लिख लिया 3 टाइम्स ऑफ J1, डायमीटर पूछ रहा है इस साइड का, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन उठा देता हूं ऊपर वाला समझाने के लिए। अगर हम पहले एक वायर ले लें, एक कंडक्टिंग वायर है ना, ऐसे ले लिया, अभी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रही। तो आप जानते हो कोई भी कंडक्टिंग वायर होता है तो उसमें जितने पॉजिटिव आयंस होते हैं उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट मींस टोटल चार्ज कितना होता है, 0। पॉजिटिव आयंस जिनसे एटम से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन एटमों पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये पॉजिटिव आयंस, जितने पॉजिटिव आयंस उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टोटल चार्ज कितना, 0 है ना, जब वायर में करंट फ्लो नहीं कर रही। अब एक बात बताओ, ये जो पॉजिटिव आयंस होते हैं ये फिक्स होते हैं, मूव कर सकते हैं कंडक्टर के अंदर, तो ये फिक्स होते हैं, मूव नहीं कर सकते, फिक्स्ड। और मूव करने के लिए फ्री कौन है, केवल इलेक्ट्रॉन, ये मूव करने के लिए फ्री होते हैं। जब आप किसी कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तभी तो करंट फ्लो करती है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया आपने, ये प्लस ये माइनस, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज होता है ऐसे। तो ये इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं किधर की तरफ, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, लेकिन टेढ़े मेढ़े पाथ पे चलते हैं, सीधे सीधे नहीं चलते, आपको याद हो। और करंट फ्लो करने लगती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में, दैट मींस ऐसे। अब हमें ऐसा लगता है कि देखो वायर में करंट फ्लो कर रही है तो वायर चार्ज हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि इस सेक्शन से मान लो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस सेक्शन से अगर t सेकंड में या 1 सेकंड में, t सेकंड ही कह देते हैं चलो, t सेकंड पर एक पर्टिकुलर टाइम है t सेकंड, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन लीव करे, वो इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन लीव करे n, तो इस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो किया, तो कितना चार्ज फ्लो किया, Q बराबर NE, और कितनी करंट फ्लो करी, I बराबर Q ओवर T, तो NE ओवर T। तो जानते हो जैसे ही T सेकंड में अगर इससे N इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे इधर की तरफ तो इतना चार्ज फ्लो करेगा और इतनी करंट फ्लो करेगी। ठीक उसी T सेकंड में सेम टाइम पर, सेम मोमेंट पर इस सेक्शन से इतने ही इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन लीव कर रहे हैं और इससे एंटर कर रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन। तो इस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो करा, Q बराबर NE, कितनी करंट फ्लो करी, Q ओवर T, दैट मींस NE ओवर T। जितने इस सेक्शन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इस कंडक्टर में से, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करते हैं T सेकंड में, उसी T सेकंड में उतने ही इलेक्ट्रॉन इस सेक्शन से एंटर करते हैं। यही वाले एंटर करते हैं कि दूसरे एंटर करते हैं, तो दूसरे होते हैं। ये पूरा आपका कंडक्टिंग वायर, ये कंडक्टिंग वायर है आपका, ये किससे भरा हुआ है, फ्री इलेक्ट्रॉन से। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि कंडक्टिंग वायर में पर यूनिट वॉल्यूम में
लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कॉपर वायर, सिल्वर वायर लेते थे तो उसमें 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में। तो ये ऐसे पूरा भरा होता है, ऐसे ऐसे। जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो ये सारे इलेक्ट्रॉनों को पुश करेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे। तो इस तरीके से सारे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो जैसे ही ये पूरा भरा हुआ है इस तरह से, है ना, जैसे ये एंटर, इसमें से n इलेक्ट्रॉन एंटर करे तो देखो ये पूरा इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, ये पूरा आपका, है ना। तो ये n इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें एंटर करेंगे तो दूसरे सेक्शन से ये सारे धक्का, ये वाला इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो ये सबको धक्का देगा, पुश करेगा सभी इलेक्ट्रॉनों को। ये सारे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो चले जाएंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होंगे अपनी जगह से ऐसे। तो अगर एक पर्टिकुलर टाइम पर इसमें n इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें आते हैं, इस सेक्शन को क्रॉस करके आते हैं, उसी टाइम इंटरवल में उतने इलेक्ट्रॉन इस सेक्शन से, इस वाले सेक्शन से फिर दोबारा से कंडक्टर में आते हैं। तो बताओ पहले कंडक्टर को टोटल पॉजिटिव चार्ज देखो कितना था, ये कैंसिल, पॉजिटिव चार्ज इतना था, उतने नेगेटिव चार्ज था, तो टोटल चार्ज कितना था कंडक्टर के इनसाइड, 0। लेकिन जैसे इससे n इलेक्ट्रॉन निकले तो दूसरे सेक्शन से उतने इलेक्ट्रॉन एंटर कर गए सेम टाइम पर, इसलिए कंडक्टर के अंदर उतने इलेक्ट्रॉन रहे, तो कंडक्टर पर कितना चार्ज रहा, टोटल चार्ज 0 रहा। लेकिन जैसे हमने बैटरी लगाई तो इन इलेक्ट्रॉनों का मोशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होने लगा, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, और करंट फ्लो करने लगी किधर की तरफ, ऐसे। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ना, और जब चार्ज फ्लो करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से नेट चार्ज फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करेगी, समझ में आया आपको, तो करंट फ्लो कर रही है। लेकिन इस कंडक्टिंग वायर के अंदर जितने पॉजिटिव आयंस हैं उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल चार्ज कितना है, 0 है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इस सेक्शन से लीव करेंगे उतने ही उसी समय में उतने ही इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस सेक्शन से जितने इलेक्ट्रॉन, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे, इससे जितने इलेक्ट्रॉन लीव करेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सेक्शन से एंटर करेंगे। इसलिए करंट कैसी रहेगी, सेम रहेगी। करंट की वैल्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कैसी होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ऐसा मेरे नोट्स में, लेक्चर नंबर नोट्स में ये लिखा भी है, आप एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये मैंने समझाया आपको, ये वाला पॉइंट समझ में आया पहले आपको। अब इस क्वेश्चन को कर लो। तो ये था करंट डेंसिटी, इसमें कितनी है J1 और इसमें कितनी है J2 बराबर कितना 3J1। तो करंट कैसी रहेगी, सेम रहेगी। करंट कैसी रहेगी, सेम, है ना। ये समझ में आ गया ना आपको। तो ये ध्यान रखना कि करंट इस सेक्शन पर इस सेक्शन पर सेम होगी, क्योंकि इस सेक्शन से जितने इलेक्ट्रॉन लीव करेंगे उतने ही एंटर करेंगे, तभी पूरा वायर कैसा रहेगा, अनचार्ज रहेगा, ठीक है। तो करंट फ्लो करे या ना करे, करंट फ्लो कर रही है तब भी वायर कैसा रहता है, अनचार्ज रहता है। ये प्रॉपर्टी हो गई। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके आप बड़े आसानी से आप सेकंड सेक्शन का, इस सेक्शन का डायमीटर निकाल सकते हो। डायमीटर पूछ रहा है D2 कितना होगा, तो फॉर लिख दो, फॉर राइट कंस्ट्रक्शन, इस सेकंड पार्ट कर रहे हैं। J2 बराबर, इस जगह पर करंट डेंसिटी J2 है, करंट I है, करंट सेम रहेगी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, वैल्यू पुट कर दो। J2 की वैल्यू 3J1, I की वैल्यू, तो देखो I की वैल्यू ये वाली ना पुट करके ये वाली पुट कर लेते हैं, ये वाली बिना मल्टीप्लाई करे, तो 1.3 इंटू पाई ऐसे डिवाइड बाई A2, तो A2 लिख सकते हैं पाई R2 का स्क्वायर, है ना। इसके रेडियस R2 मान लें अगर हम, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2R2 लिख सकते हैं हम ऐसे, है ना। तो पाई R2 का स्क्वायर, तो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, यहां से 3J1 की वैल्यू और पुट कर देते हैं, 1.3 10 की पावर 6 बराबर 1.3 और ये R2 का स्क्वायर। तो देखो ये 1.3 से 1.3 निकल गया, इसको यहाँ ले आए और इसको यहाँ ले आए, तो R2 निकल आया हमारा, R2 का स्क्वायर 1/3 इंटू 10 की पावर 6, तो R2 इक्वल टू आ गया 1/√3 और 10 की पावर 3 को ऊपर ले गए तो 10 की पावर -3 हो गया, कितना। इसे लिख सकते हैं 10 की पावर -3 और इसे लिख सकते हैं हम, या तो डायमीटर ऐसे रहने दो या फिर सॉल्व कर लेना, 10√3 की वैल्यू 1.732 होती है और इसका डिवाइड कर लेना इसमें, या डायमीटर सीधा ऐसे लिख दो, डायमीटर ऑफ राइट साइड, डायमीटर
ऑफ राइट हैंड कंस्ट्रक्शन, डायमीटर d टू बराबर पाई r2, सॉरी 2r2, तो 2r2 की वैल्यू है √3 और 10 की पावर -3 मीटर, तो आप इसे 2/√3 मिलीमीटर कह सकते हैं। आप चाहो तो 2/√3 की वैल्यू 1.732 मिलीमीटर, इसका इसमें डिवाइड करोगे 1.15 मिलीमीटर आ जाएगा, डिवाइड करके देख लेना आप, ठीक है। तो इस तरह से आप डायमीटर निकाल सकते हो राइट हैंड साइड का। करंट सेम रखे हमने, बस यही कंसेप्ट है, करंट सेम है इस सेक्शन पर इस सेक्शन पर, इसीलिए मैंने आपको बीच में वो समझाया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 लिखा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज 6 ओम एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो देखो क्वेश्चन में गिवन है, वो ले लेते हैं पहले। गिवन R1 रेजिस्टेंस मान लेते हैं हम 6 ओम, कितने टेम्परेचर पर है ये T1, 50 डिग्री सेल्सियस पर है ना, इतना रेजिस्टेंस इतने डिग्री टेम्परेचर पर। एंड R2 लेट कर लेते हैं हम, ये 7 ओम रेजिस्टेंस है, कितने टेम्परेचर पर है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ये तो हमें गिवन है। और अल्फा पूछ रहा है हमसे, कैलकुलेट द मीन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। फिर एक चीज और कह रहा है, फाइंड द रेजिस्टेंस द कंडक्टर, रेजिस्टेंस R0 मान लेते हैं, ये पूछ रहा है एट कितने पर है ये एट T बराबर 0 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये डाटा हमें गिवन है और अल्फा पूछ रहा है। तो देखो आपको फॉर्मूला याद हो, R2 इज इक्वल टू R1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। देखो ये फाइनल रेजिस्टेंस है T2 डिग्री सेल्सियस पर, ये इनिशियल रेजिस्टेंस है T1 डिग्री सेल्सियस पर, इनिशियल टेम्परेचर T1, फाइनल टेम्परेचर T2, फाइनल रेजिस्टेंस और इनिशियल रेजिस्टेंस, अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो पहले इन दोनों के लिए देख लेते हैं, R2 R1 फर्स्ट केस कर लेते हैं पहले हम, फर्स्ट केस है ना, फर्स्ट वाला पार्ट। तो R2 कितना रखा है 7 हो, पहले तो सॉल्व कर लेते हैं। R2 R1 अंदर मल्टीप्लाई कर लो, प्लस R1 अल्फा T2 माइनस T1, देखो इस R1 का मल्टीप्लाई अंदर कर लिया, इस वाले को धर ले आओ, तो इसको धर लाएंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R1 अल्फा T2 माइनस T1। यहाँ से अल्फा निकाल लो, तो अल्फा इज इक्वल टू लिख सकते हैं R2 माइनस R1 ओवर R1, अल्फा निकालेंगे तो R2 माइनस R1, और इसको इसके नीचे जाओ T2 माइनस T1, है ना। ये फॉर्मूला तो याद है ना आपको, फॉर्मूला याद नहीं हो तो न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ठीक है। ये वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर, ये एक ही फॉर्मूला था हमारा बस केवल, है ना। तो ये क्या है हमारा कि R2 की वैल्यू कितनी रखी है हमें 7 ओम, इसकी वैल्यू 6 ओम, ये 6, T2 की वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस, ये वैल्यू 50 डिग्री सेल्सियस, तो ये 1/6 इंटू ये 50, है ना। एक काम करते थे कोई छोटा सा कि ऊपर 100 का मल्टीप्लाई कर दिया 6 इंटू 50, और नीचे भी 100 का मल्टीप्लाई करके ऊपर ले आया 10 की पावर -50, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो भाई 6 इंटू 50 तो था ही नीचे, मैंने 100 ऊपर लिखा है और 10 का मास के 2 का भी तो मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 ही तो जाएगा ऊपर, ठीक है। तो 50 से ये कट गया 2 और 2 से ये कट गया 1/3, तो इसको नीचे लाएंगे तो 300 भी लिख सकते हो, और या फिर इसका इसमें डिवाइड करके लिखें तो देखो 3 का डिवाइड करेंगे तो 0.333 ऐसे आएगा, और 10 की पावर -2 है ये रहा भाई, ये 1/3 हो गया, और ये 10 की पावर -2, इसको नीचे लेके आएंगे तो 1/300 भी लिख सकते हो आप ऐसे, या फिर 3 का डिवाइड कर दें, 3 ये कट गया इससे, 3 का इसमें डिवाइड करें तो 0.333 और 10 की पावर -2 डिग्री सेल्सियस -1 इसकी यूनिट होती है, तो इसे आप 3.33 10 की पावर -3 डिग्री सेल्सियस -1 अल्फा, या एक आंसर ये हो गया, फिर या ये भी दो डिग्री सेल्सियस -1, ठीक है। तो अल्फा निकल आया,
दूसरा कह रहा है कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखो इस वाले फॉर्मूले पर ध्यान देना, इस वाले पर, इसमें ये फाइनल रेजिस्टेंस है, ये इनिशियल रेजिस्टेंस है ना, ये इनिशियल टेम्परेचर, ये फाइनल टेम्परेचर। तो देखो 0 डिग्री सेल्सियस इनिशियल रेजिस्टेंस मान ले, इनिशियल रेजिस्टेंस R0 ये निकालना है T बराबर 0 डिग्री सेल्सियस, ये तो इनिशियल मान लिया, इनिशियल। और R1 फाइनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं 6 ओम, कितने डिग्री सेल्सियस पर, 50 डिग्री सेल्सियस पर, 6 ओम में 50 डिग्री सेल्सियस पर। इसे इनिशियल मान लो, इसे फाइनल मान लो, वैल्यू पुट कर दो इसी वाले फॉर्मूले में। तो फाइनल रेजिस्टेंस की जगह पे क्या आ गया, R1 इज इक्वल टू, इनिशियल रेजिस्टेंस की जगह पे क्या आ गया, R0 1 प्लस अल्फा, फाइनल टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेल्सियस, माइनस इनिशियल टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, ये ब्रैकेट बड़ा। अब हमें निकालना क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस R0 के लिए सॉल्व कर लो इसे। समझ में तो आ गया भाई, हमें रेजिस्टेंस निकालना है 0 डिग्री सेल्सियस पर, इतने पर, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो तो कितना रेजिस्टेंस है कंडक्टर का। तो इसको इनिशियल मानो, 0 डिग्री सेल्सियस कम है और 50 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है, तो ये इनिशियल टेम्परेचर, ये फाइनल टेम्परेचर। 0 इनिशियल रेजिस्टेंस हो गया, ये फाइनल रेजिस्टेंस हो गया। इस फॉर्मूले को ऐसे रीड करो, ये फाइनल रेजिस्टेंस है, ये इनिशियल रेजिस्टेंस है, ये T1 इनिशियल टेम्परेचर है, ये फाइनल टेम्परेचर है। हमने उसके हिसाब से फॉर्मूला बना लिया, ठीक है। और फॉर्मूला बना के वैल्यू पुट कर दो। तो देखो बना लिया हमने फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से बना लिया है ना। अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, R1 पहले इसको सॉल्व कर लो, इसका सम देखो, चलो ऐसे सीधा निकाल लो इसको, इसके नीचे ले आओ। तो आप लिख सकते हो R0 इज इक्वल टू R1 ओवर 1 प्लस अल्फा इंटू 50। R0 निकालना है ना हमें, इसको इसमें डिवाइड कर दो भाई, कर दिया। R1 कितना है हमारा 6 ओम, 6 ओम, 1 प्लस अल्फा, तो अल्फा के वैल्यू में देखो ये वाली पुट करूंगा, इजी कैलकुलेशन हो जाएगी, ये पॉइंटों में चलेगी, 1/300 इंटू 50। इसे सॉल्व कर लो, बड़ा इजी है। फिर ये से कट गया, 5 से 6 बार कट गया, तो ये हो गया 6/1 प्लस सॉरी 1/1/6, ये 7/6 लिख सकते हैं, 6 और 7/6, 6 ऊपर चला जाएगा तो 36/7, 7 का डिवाइड कर लो इसमें, तो 7 का अगर 36 में डिवाइड करते हैं तो ये 35, कैरी 1 पॉइंट लगा लें, 0 आ गया, एक बार जाएगा 3 आ जाएगा, फिर 4 बार चला जाएगा 28, 5.14 के करीब आ गया, 5.14 ओम। ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस निकल आया कंडक्टिंग वायर का, ठीक है। कैलकुलेशन हो गया, इजी क्वेश्चन था आपका, बस वैल्यू पुट करनी है। ये फॉर्मूला मैंने आपको पीछे पढ़ाया है, ठीक है। समझ में आया कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, ये क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इतनी, तो गिवन है वो लिख लो पहले, अल्फा गिवन है 0.00125 डिग्री सेल्सियस -1 और डिग्री सेल्सियस बोल सकते हो। एट 300 केल्विन पर रेजिस्टेंस रखा है 1 ओम, इसे आप R1 मान लें 1 ओम एट T1 300 केल्विन। देखो ये डिग्री सेल्सियस में, ये केल्विन में, चेंज कर लो इसको, माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस, तो ये आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एट व्हाट टेम्परेचर रेजिस्टेंस 2 ओम है एट T2 डिग्री सेल्सियस, T2 की वैल्यू पूछ रहा है केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में बता दो, केल्विन में बता दो, ठीक है। T2 निकलवा रहा है। एट व्हाट टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल बी 2 ओम। फॉर्मूला लगा दो, R2 इज इक्वल टू R1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T ब्रैकेट 1, मल्टीप्लाई कर लो, पहले सॉल्व कर लो इसे, R2 R1 प्लस R1 अल्फा T2 माइनस T, है ना। इसको जल ले आओ, तो यहाँ लिख सकते हो आप R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R1 अल्फा T2 माइनस T। यहाँ से आपको ये निकालना है, तो वैल्यू पुट कर दो सबकी, इसकी 2 ओम
इसकी वैल्यू 1, R2 की वैल्यू 2 ओम है, R1 की वैल्यू 1 ओम है, इज इक्वल टू 1 ओम मल्टीप्लाइड बाई अल्फा 0.00125। T2 की वैल्यू है फाइंड आउट करनी है और T1 की वैल्यू है 27 डिग्री सेल्सियस। T1 की वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस। सॉल्व कर लो, ये 1 आ गया और ये पॉइंट देखो इसको इसके डिवाइड लिया तो 1 डिवाइड बाई 0.002125 है, 125 इज इक्वल टू T2 माइनस के 27। सॉल्व कर दो तो कितनी जीरो आएंगी, 2 और 3 5, तो ये ऐसे लिख देता हूँ उसमें, है ना, 5 जीरो लिखे डिवाइड बाई 125 इज इक्वल टू T2 माइनस के 27। सॉल्व कर लो, 25 से कट गया 5 बार और 25 से ये 4 बार और 5 से ये कटा 200 बार, ठीक है, ये 800 हो गया बराबर T2 माइनस के 27। तो T2 इज इक्वल टू 827। इसको दर लेंगे तो एग्जैक्ट कितने डिग्री सेल्सियस, या तो यही आंसर कह लो या फिर इसे केल्विन में चेंज कर लो। 827 प्लस 273 ऐड करेंगे 827 और 273, ये 10, ये भी 10 और ये 10 और ये 1100 केल्विन, या तो ये लिख दो या ये लिख दो, ये आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 42, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43। अ मेटल वायर ऑफ डायमीटर 2 मिलीमीटर, तो एक मेटल वायर है ये ना, इसका डायमीटर दे रखा है तो रेडियस निकाल सकते हैं। 2 मिलीमीटर तो रेडियस 1 मिलीमीटर हो जाएगी, दैट मीन्स 1 × 10⁻³ मीटर। लेंथ 50 सेंटीमीटर है एल, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लें तो 10⁻² मीटर, ठीक है। एक मेटल वायर है, इसका रेजिस्टेंस रखा है 25 डिग्री सेल्सियस पर, R1.31 ओम एट T1 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस रखा है 0.31 ओम, ठीक है। एंड 125 डिग्री सेल्सियस पर, 125 डिग्री सेल्सियस पर क्या रखा है आपको, रेजिस्टेंस रखा है, तो R2.51 ओम एट T2 इज इक्वल टू 125 डिग्री सेल्सियस। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। फाइंड द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, अल्फा पूछ रहा है। देखो ये वाला फॉर्मूला भी मैं कई बार बता चुका हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको अब। अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 T2 माइनस T1, यहाँ वैल्यू पुट कर दो सबकी और अल्फा निकाल दो, ठीक है। R2 की वैल्यू कितनी है आपकी 0.51, ये 0.51 माइनस R1 की वैल्यू कितनी है 0.31 डिवाइड बाई 0.31, T2 की वैल्यू 125 माइनस 25, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करके इसे सॉल्व कर लेना भाई, इसे सॉल्व कर लेना, डिग्री सेल्सियस -1 में अल्फा निकाल लेना, ठीक है ना। कैलकुलेशन नहीं करना, बस फॉर्मूला बता देता हूँ, सॉल्व कर लेना और डिग्री सेल्सियस में आपका अल्फा निकल आया। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है आपसे, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि रेजिस्टेंस पूछ रहा है एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो देखो आप इनिशियल रेजिस्टेंस R0 पूछ रहा है आपसे, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, T1 पर 0 डिग्री सेल्सियस, जैसे आप R1 कह लो, R1 की जगह पर R0, ठीक है। और T1 डिग्री सेल्सियस कितना है आपका 20, T2 कितना है, अब T2 इसे फाइनल मान लो, है ना। इनिशियल अगर आपने 0 डिग्री सेल्सियस माना है तो फाइनल टेम्परेचर आप कितना मान लो, ये मान लो 25 डिग्री सेल्सियस। इस पर फाइनल रेजिस्टेंस R2 कितना मान लो, कितना है 25 डिग्री सेल्सियस पर 0.31। अब इससे पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था आपको, इनिशियल रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस मान लिया, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, फाइनल रेजिस्टेंस 0.31 ओम,
कितने टेम्परेचर पर है 25 डिग्री सेल्सियस पर, वैल्यू पुट कर दो उसमें। नाउ अल्फा इज इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा R2 की जगह पर कितना, R2 की जगह पर R2 ही रहने दे, मतलब ये R1 है ना, इसे T0 लिख लो ऐसे, ये आपका T1 ऐसे, ठीक है। तो R2 की जगह पे तो कितना आ गया R1 माइनस R1 की जगह पे कितना आ जाएगा R0। अरे ये फॉर्मूला है R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 ऐसे। इसको हम फाइनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसको इनिशियल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इसकी जगह पर R0 मान लो इनिशियल रेजिस्टेंस, और ये R1 रेजिस्टेंस कितना टेम्परेचर पर था T1 पर, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर है तो 0 टेम्परेचर हो गया। ये T1 डिग्री सेल्सियस पर मान लो कितना 25 डिग्री सेल्सियस मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो इस पर T2 डिग्री टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना है R2, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना है था 0.31, तो ये इसकी वैल्यू हो गई 0.31 ओम। वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर लो, तो यहीं पे पुट कर देता हूँ, चलो 0.31 R1 की वैल्यू R0 निकालना है, ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट लगा लें, 1 प्लस अल्फा T2 की वैल्यू 25 माइनस के 0 डिग्री सेल्सियस ऐसे, ये सॉल्व कर लो, ठीक है। तो आप R0 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो R0 इज इक्वल टू कितना हो गया 0.31 डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा इनटू 25 डिग्री सेल्सियस। अल्फा से यहाँ से जो निकाला वो यहाँ पुट कर देना, तो इसको सॉल्व करना और रेजिस्टेंस ओम में लिख लेना आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कैलकुलेशन नहीं कर रहा है इसकी, टेढ़ी मेढ़ी कैलकुलेशन से। समझ में आया आपको, समझा दिया। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है आपसे, तीसरे पार्ट में कह रहा है कि रेजिस्टिविटी पूछ रहा है एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। देखो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आपने रेजिस्टेंस निकालनी है ना R0, तो रेजिस्टिविटी निकालनी है, तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और लेंथ ओवर एरिया। 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टिविटी, 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस, लेंथ और एरिया। तो लेंथ हमें रखिए, देखो ये एल की वैल्यू मीटर में चेंज कर लेना, 10 का मास के 2 मीटर। एरिया प्रोसेशन यहाँ से निकाल सकते हो आप पाई आर स्क्वायर करके, ये मैंने आर की वैल्यू ये रही, तो ए की रहेगा पाई आर स्क्वायर लिख लेना। इसकी वैल्यू हमें पता ही है, ये रही, यहाँ से निकल के आएगी। इसकी वैल्यू पता होगा यहाँ से, ये पूछ रहा है रेजिस्टिविटी है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। लेंथ हमें मालूम ही है कंडक्टर की 50 इंटू 10 की पावर माइनस 2। एरिया प्रोसेशन यहाँ से निकाल लेना, पाई की वैल्यू मालूम ही है, आर की वैल्यू ये यहाँ पर पुट करके आप रेजिस्टिविटी सॉल्व कर लेना, इस रेजिस्टिविटी को निकाल सकते हो, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टिविटी मिला है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टिविटी पूछ रहा है। तो देखो इसका इस वाले फॉर्मूले को रिपीट कर लो, इस वाले फॉर्मूले को रिपीट कर लो। कैसे, एक जगह पे लिख लो रेजिस्टिविटी 25 डिग्री सेल्सियस पर, एक जगह पे लिख लो रेजिस्टिविटी 0 डिग्री सेल्सियस पर, 1 प्लस अल्फा T2, ये 25 डिग्री सेल्सियस पर है तो 25 माइनस ये 0 डिग्री सेल्सियस पर तो 0 ब्रैकेट। इसकी वैल्यू हमें पता है, यहाँ से निकाल चुके होंगे, 1 अल्फा की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल चुके हो, इसकी वैल्यू मान लेनी है आपको, अल्फा की वैल्यू ये रही, रो 0 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेना और 20 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टिविटी फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। समझ में आया, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, ये क्वेश्चन था जो भी अभी लिखा था, कौन सा क्वेश्चन था ये 43, ये क्वेश्चन नंबर 43। कैलकुलेशन बहुत टफ टेढ़ी मेढ़ी है, इसीलिए मैंने करा नहीं है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है बेटा। आप इसे सॉल्व करके देख लें, मैंने पॉइंट बता दिया आपको कैसे करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन लिखा है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 53 क्वेश्चन था, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना दिया मैंने पहले एक, ठीक है। A and B are 2 points on uniform ring of resistance R। तो क्वेश्चन में गिवन है कि एक यूनिफॉर्म रिंग है मेरे पास, ये इस पूरी रिंग का रेजिस्टेंस R है। मान लो इस रिंग की जो रेडियस है वो स्मॉल r है, स्मॉल r क्या है, रेडियस ऑफ रिंग, रेडियस ऑफ रिंग, और इस पूरी रिंग का रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R है। तो ये रेजिस्टेंस है
रेजिस्टेंस ऑफ रिंग कितना, कैपिटल आर। इस रिंग का लेंथ कितनी है, 2 पाई आर। इस रिंग की लेंथ कितनी है, 2 पाई आर। तो ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ रिंग ऑफ लेंथ कह सकते हो, ऑफ लेंथ 2 पाई आर, कितना आर। रेजिस्टेंस ऑफ रिंग ऑफ लेंथ 2 पाई आर। भाई इस रिंग की लेंथ कितनी है, 2 पाई आर। तो ये 2 पाई आर लेंथ का जो वायर रिंग है उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर। तो 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, 2 पाई आर मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस, 2 पाई आर मीटर भी लिख देता हूं, चलो पीछे मीटर का रेजिस्टेंस आर ओम। तो 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हुआ, एंड रेजिस्टेंस ऑफ रिंग ऑफ 1 मीटर लेंथ कह सकते हो, या रेजिस्टेंस ऑफ रिंग पर मीटर लेंथ कह सकते हो। रेजिस्टेंस ऑफ रिंग पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस कितना आएगा, आर बटे 2 पाई आर ओम पर मीटर। ये ओ 2 पाई आर मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस आर ओम। तो 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस निकालना है तो 2 पाई आर को नीचे ले आओ। भाई 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस निकालना तो आर बटे 2 पाई आर ओम, 2 पाई आर ओम इनटू मीटर। ठीक है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, इतनी बार मीटर को ये ध्यान रखने वाला क्या है कि ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर है, एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है, ये ध्यान रखना है। और रेजिस्टिविटी भी सेम है, पूरे एक ही वायर है तो रेजिस्टिविटी सेम होगी, एक ही मेटल का बना हुआ पूरा। समझ में आपको यहाँ तक? अच्छा, फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट के बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो ए और बी से बैटरी लगानी पड़ेगी हमें, लगा दिया। यहां से करंट चलेगी आई, यहां आके करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, इधर चली जाएगी I1 और इधर चली जाएगी I2। तो ये वाला सेगमेंट सेक्शन, ये वाला सेक्शन, ये वाला AD कह दिया मैंने, ADB, और यहाँ AC तो डला हुआ है, P डाल देता हूँ, APB, 2 सेक्शन हो गए। ये दोनों सेक्शन पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए। तो ADB वायर का रेजिस्टेंस मालूम चाहिए, चाहो तो आप इसे ऐसे बना सकते हो, एक ये सर्कल बनाया, ये पॉइंट आपका A, ये पॉइंट B, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो गया ये वाला, और एक इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस हो गया ये, इस पूरे वायर का। तो 2 वायर में डिवाइड हुआ है ऐसे, यहाँ पे ऐसे बना सकते हो आप ऐसे। यहाँ से करंट चली, ये करंट 2 पार्ट में डिवाइड हुई, इधर I1 गई है, इधर I2 गई है। एक रेजिस्टेंस ये हो गया, ADB वायर का रेजिस्टेंस R1, ADB वायर हो गया, और APB वायर का रेजिस्टेंस R2, इस APB वायर का रेजिस्टेंस R2, और ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। लेकिन R1 R2 निकाल लेंगे तभी तो पैरेलल कॉम्बिनेशन करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लोगे बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो उसको निकालना बड़ा आसान है। आपको 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस मालूम है, अगर ADB वायर की लेंथ मालूम पड़ जाए कि ADB वायर की लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ कंसीडर कर ली हमने L1। तो फॉर ADB वायर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क कितनी है इसकी, L1। ADB वायर की लेंथ आर्क कितना है, L1, और रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस मान ली सर्कुलर रिंग की रेडियस कितनी रखी, R, तो R। तो लेंथ निकाल लिया मैंने R थीटा। सो रेजिस्टेंस ऑफ वायर ADB निकाल लो आप। इस ADB वायर का रेजिस्टेंस R1 माना है, आप यहाँ R1 लिख लो इसे। R1 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर ADB। कैसे निकालेंगे, 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है, तो L1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हुआ, तो 1 मीटर लेंथ कितना, तो L1 का पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा भाई, 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस R बटे 2 पाई R, और L1 लेंथ का पूछ रहा है तो L1 लेंथ कितनी है, R थीटा। तो R से R कैंसिल हो गया, तो R1 आ गया R थीटा बटे 2 पाई O।
लेकिन ये ध्यान रखना ये थीटा डिग्री में नहीं होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। थीटा जब इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, थीटा इज इक्वल टू एंगल बटे आर, एंगल इज इक्वल टू आर बटे रेडियस, सॉरी एंगल इज इक्वल टू आर बटे रेडियस। तो ये एंगल हमेशा रेडियन में मेजर किया जाता है। जब भी इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हो आप तो ये थीटा जो है रेडियन में यूज करेंगे। थीटा यहाँ रेडियन में लिखना, डिग्री सेल्सियस में मत लिखना, ठीक है। असाइनमेंट आपको डिग्री में मत लिखना, डिग्री सेल्सियस नहीं, डिग्री में मत लिखना, किस में लिखना, रेडियन में, ठीक है। एक पॉइंट, और ये वाली बात समझ में आ गई। 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस इतना, तो L1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आता है ये, ठीक है। तो ऐसे ही इसकी लेंथ मान लेते हैं, इस वाले सेक्शन की लेंथ, इस वाले सेक्शन की एपीबी सेक्शन की लेंथ मैंने मान ली L2। अगर इसका फॉर सेक्शन, फॉर कौन सा वाला वायर, एपीबी वायर, इस वाले वायर के लिए देखें तो एंगल कितना है, 2 पाई माइनस के थीटा। 360 डिग्री माइनस थीटा मत लिखना, क्योंकि जब भी हम वैल्यू पुट करते हैं तो रेडियन में पुट करना है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो 2 पाई माइनस के थीटा, 360 डिग्री माइनस के थीटा मत लिखना, गलत हो जाएगा नहीं। 2 पाई माइनस के थीटा इज इक्वल टू, एंगल लिख रहे हैं, एंगल इज इक्वल टू आर बटे रेडियस। तो आर कितना है इस वाली लेंथ, इस वाले वायर का, L2, और रेडियस तो इसकी भी आर है, तो लेंथ निकल आए इस वाले आर की 2 पाई माइनस थीटा इंटू आर। और 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस पता है, तो इतनी लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस है और इतनी लेंथ का पूछ रहा है। लेकिन एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस वाले वायर का और इस वाले वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होना चाहिए और रेजिस्टिविटी सेम होनी चाहिए, तभी हम रेजिस्टेंस लेंथ से डिसाइड कर पाएंगे। क्योंकि रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, अगर ये कांस्टेंट होंगी तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, तभी रेजिस्टेंस किससे डिसाइड होगा, केवल लेंथ से डिसाइड होगा। हम यहाँ रेजिस्टेंस डिसाइड कर रहे हैं लेंथ से केवल। तो 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया है ये। अब इतनी लेंथ का रेजिस्टेंस चाहिए L2 लेंथ का, तो L2 लेंथ का रेजिस्टेंस निकालना है, तो R2 माना है मैंने उसे, R2 रेजिस्टेंस ऑफ वायर APB। इसकी वैल्यू कितनी निकालें, तो R बटे रेजिस्टेंस ऑफ वायर APB, थोड़ा सा इसको यहां लिख देता हूं, R2 रेजिस्टेंस ऑफ वायर APB इज इक्वल टू कितना, 1 मीटर लेंथ का था R बटे 2 पाई R, तो L2 लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हुआ, L2 वाले वायर का लेंथ का 1 मीटर लेंथ कितना, तो L2 का कितना, तो L2 का मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई माइनस के थीटा इनटू R, तो R से R कैंसिल हो गया, तो ये R2 रेजिस्टेंस आ गया। अब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कर दो, आंसर निकल आएगा। दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दो, सही है। इंपॉर्टेंट था, पूरी रिंग का रेजिस्टेंस रखा था R और पूरी रिंग का लेंथ होगी 2 पाई R मीटर, दैट मींस 2 पाई R लेंथ का रेजिस्टेंस है R, तो 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। फिर इस वाले वायर की लेंथ निकाल लीजिए, इस वाले वायर की लेंथ निकाल लीजिए, L1 लेंथ का रेजिस्टेंस निकाल लें, L2 लेंथ का रेजिस्टेंस निकाल लें। अब ये दोनों रेजिस्टेंस देखो यहां से कट जा रही है, 2 पार्ट डिवाइड हुई, दोनों रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/R1, R1 की वैल्यू कितनी है देखो, R थीटा बटे 2 पाई, 2 पाई ऊपर ले गए ये आ गया, प्लस 1/R2, R2 की वैल्यू कितनी है, R 2 पाई माइनस के थीटा बटे 2 पाई ऊपर ले गए, है ना, ये 1/R इक्विवेलेंट। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू यहां से 2 पाई और डिवाइड बाई R तो कॉमन आ गया, 1/थीटा प्लस 1/2 पाई माइनस के थीटा, ऐसे, ठीक है। यहां से 2 पाई बटे R ऐसी कैसे लिख लो, यहां से एलसीएम ले लो थीटा और 2 पाई माइनस के थीटा, यहाँ 2 पाई माइनस के थीटा आ जाएगा प्लस यहाँ थीटा आ जाएगा, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, ये 1/R इक्विवेलेंट है ना। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो यहाँ लिख देता हूँ, हटा देता हूँ इतना। तो R इक्विवेलेंट सीधा कर लो, तो
तो यहाँ 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू पहले लिख सकते हो 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लिया, और ये r थीटा 2 पाई माइनस थीटा सीधा कर लो, r इक्वलेंट इज इक्वल टू r थीटा 2 पाई माइनस के थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया इसका। ये आंसर हो गया। समझ में आया आपको? ठीक है, इतना समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन 53 है, जैसे अभी क्वेश्चन किया था इससे पहले वाला, सेम टू सेम वैसे कर लो इसको। आ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 30 ओम, तो एक रजिस्टर है हमारे पास, दैट मींस एक वायर है, ये रहा। इसका इस वाले वायर का जो रेजिस्टेंस है वो हमने R बराबर 30 ओम गिवन, इसको बेंट कर लिया एक सर्कल में, बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। तो बताओ इस सर्कल की लंबाई कितनी होगी? अगर इसकी रेडियस r मान लें तो इसकी लंबाई कितनी होगी? 2 पाई r। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल कितना? 2 पाई r। तो इस पूरी रिंग का ही, इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस 30 ओम, और इसी को बेंट किया है सर्कल में, तो सर्कल का रेजिस्टेंस 30 ओम, लेकिन इसकी लेंथ कितनी है? गिवन है हमें रेजिस्टेंस, ऐसे लिख सकते हो आप, रेजिस्टेंस ऑफ सर्कल ऑफ लेंथ कितना? 2 पाई r मीटर। 2 पाई r मीटर कितना? 30 ओम, दैट मींस r ले लेता हूं पहले r, ठीक है, 30 ओम r 4 ओम। तो 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं यहां से, देन 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस निकाल लो। रेजिस्टेंस ऑफ सर्कल, रेजिस्टेंस ऑफ रिंग कह सकते हो, रेजिस्टेंस ऑफ सर्कल ऑफ लेंथ नहीं, रेजिस्टेंस ऑफ सर्कल ही लिख दो, चलो। रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस r बटे 2 पाई r ओम बटे मीटर। यहाँ स्मॉल r रेडियस है, स्मॉल r क्या? रेडियस, और कैपिटल R रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस निकला है। क्या आप इस वाले वायर की लेंथ निकाल सकते हैं? इस वाले वायर की, क्योंकि हमें a और b के बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो a और b से हम बैटरी लगाएंगे ऐसे। यहां से करंट चलेगी, 2 पार्ट में डिवाइड होगी, इधर I1 इधर I2। तो ये वाला वायर ADB क्या लिया? ये APB। तो ADB वायर एंड APB वायर आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप चाहो तो इसको ऐसे बना सकते हो, एक सर्कल बना के, नहीं 2 रेजिस्टेंस बना दो उसमें, एक रेजिस्टेंस ये R2 और एक रेजिस्टेंस ये R1। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, यहाँ से बैटरी लगा दिया आपने ऐसे। यहाँ करंट चल रही है, 2 पार्ट में डिवाइड, I1 और I2, R1 R2 पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसकी लंबाई हमें निकाल सकते हैं L1, और इसकी लेंथ है L2। 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस निकाल लिया, L1 लेंथ का रेजिस्टेंस निकाल लो, L2 लेंथ का रेजिस्टेंस निकाल लो, जैसे अभी पिछले वाले में निकाला था। तो एंगल इज इक्वल टू नाउ फॉर वायर कौन सा वाला? ADB। इसके लिए एंगल कितना? 45 डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हो आप, 45 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 180। ये 45 180, तो इससे कटेगी कितनी बार? ये 4 बार, ठीक है ना, और 4 बार तो π/4, तो एंगल हो गया π/4। फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं ये वाला, एंगल इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस। तो एंगल है आपका π/4, आर्क है, इसकी लंबाई कितनी मानी है? L1, और रेडियस कितनी है? R। तो लेंथ आ गई आपकी πr/4। तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। सो R1 इसका रेजिस्टेंस माना है हमने, R1 ADB वाले वायर का रेजिस्टेंस ऑफ वायर ADB कितना? R बटे 2 पाई R। ये 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस था, तो L1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हुआ? 1 मीटर लेंथ कितना? तो L1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस निकालना है, तो L1 का मल्टीप्लाई L1 की वैल्यू कितनी है? πr/4। यहाँ से πr कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया? R/8 ओम। तो R/8 ओम इस रेजिस्टर, इस सेक्शन का हो गया AB वाले वायर का। ऐसे ही सिमिलरली एंड
फॉर वायर APB इसकी लेंथ निकाले तो इसका एंगल कितना होगा, π/4, ये हो गया 45 डिग्री, और ये पूरा कितना होता है 2π में से π/4 घटा दो तो एंगल हो गया 2π माइनस π/4। ठीक है, ये 45 है ना, 45 को π/4 कह रहे हैं, और पूरा 2π होता है तो 2π मान 360 डिग्री रेडियन में लिखते हैं हमेशा, तो इतना, तो एंगल हो गया आर्क L2 हो गया, रेडियस R हो गया, तो इसमें से घटाएं 8 में से पाई तो 7π/4 इज इक्वल टू L2 ओवर R, तो L2 आ गया 7πr/4, इतनी लेंथ आ गई, और इतनी लेंथ आ गई तो रेजिस्टेंस निकाल लो इसका। देन डायरेक्ट लिख देता हूँ R2, तो R2 की वैल्यू कितनी होगी, 1 मीटर लाइन का रेजिस्टेंस कितना है R/2πr, ये 1 मीटर लाइन का रेजिस्टेंस है, और इतनी लेंथ का रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो इतनी लेंथ का तो कितना 7πr/4, तो πr से तो πr कटेगा, तो 7r/8, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया। दोनों रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, R1 R2 R पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, यहां निकाल लेते हैं, R1 एंड R2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, लिख देना ऐसे, तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1, R1 की वैल्यू कितनी है r/8, तो r/8 कहां बन जाएगा ऊपर, प्लस 1/r2 की वैल्यू कितनी है 7r, 8 कहां बन जाएगा ऊपर, है ना, 8 तो कॉमन आ गया, 1/r प्लस 1/7r, ऐसे 8 यहां से 7r एलसीएम ले लिया, तो यहां आ गया 7 प्लस यहां आ गया 1, ये 1/r इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, उल्टा कर ले, तो 8 ये रहा, लेकिन उल्टा कर लिया है तो ये 7r ऊपर पहुंच गया, और 8 और 8 64, और 7/64 और ये 30, R की वैल्यू कितनी रखी थी 30 हो, पुट कर दो, सॉल्व कर लेना इसको, इसकी वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पर 3.28 हो, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर किया है जैसे इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन किया है, वैसे की वैसे कर सकते हैं इसे। ठीक है, समझ में आया आपको ये, ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर आपका 53 हो गया। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, इजी क्वेश्चन है। फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, साउंड फिगर दे रखा है, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी के बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है। कब पूछ रहा है, जब स्विच ओपन है, जब ओपन होगा तब, और स्विच क्लोज कर रहे हैं, तो ओपन है इस समय, पहला केस कर रहे हैं, केस फर्स्ट, इफ द स्विच एस इज ओपन, अगर ये ओपन होगा तो यहां से कटा हुआ है, अगर तुम बैटरी लगाओगे ए और बी से ऐसे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते तो सेल लगाते हैं, यहां से करंट चलती है आई, यहाँ के दो पार्ट में डिवाइड होगी, इसमें I1 इसमें I2, ये करंट सी चलेगी, यहाँ से कटा हुआ स्विच, ये करंट सी चली जाएगी I1 ऐसे, और ये करंट सी चली जाएगी I2, तो ये और ये यहाँ पे करंट मीट कर जाएगी दोनों से, फिर वापस आएगी, तो एक ही तो लूप है इसमें, ये तो कटा हुआ है तो इसका कोई मतलब नहीं है ऐसे, है ना, करंट तो फ्लो ही नहीं कर रही उसमें, स्विच ओपन होगा तो ये करंट सीधी जा रही है, ये करंट सीधी जा रही है, तो एक ही लूप बना पूरा, एक लूप है, तो ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसे आप R1 कह दो, इसे आप R2, इस वाले रेजिस्टेंस को R3, इस वाले रेजिस्टेंस को R4, R1 और R2 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इनके बीच में कोई डॉट नहीं, पहले ये कनेक्ट करेंगे फिर ये दोनों कनेक्ट करेंगे, R1 एंड R2 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, R1 R2 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो कितना लिख सकते हैं, R डैश 5 + 10 that means 15 ohm, देखो 10 R3 एंड R4 आर इन सीरीज, है ना, इसमें भी करंट सेम है, तो ये भी 15 ओम हो जाएगा, R डबल डैश 15 ओम, इसको मिटा के एक कर दोगे 15 ओम, ये 15 ओम हो गया, एक 15 ओम, R डैश हो गया, ऐसे इन दोनों को मिटा के एक कर दोगे तो ये R डबल डैश हो गया, तो इसकी वैल्यू भी 15 ओम।
अब ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, करंट डिवाइड हो रही, डिफरेंट है, एंड आर डैश एंड आर डबल डैश आर इन, नाउ कर लिख देना आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकले हैं 1/15 प्लस 1/15, तो 2/15, तो R equivalent is equal to 15/2, 7.5 ओम। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। स्विच ओपन था जब, अगर स्विच क्लोज कर दें तो देखो उसी डायग्राम को दोबारा से बना लेते हैं यहाँ। अगर हम स्विच क्लोज कर दें, एक ऐसे रेजिस्टेंस था ये आपका, ये R1 5 ओम था, ये R2 10 ओम, ये R3 10 ओम था, और ये R4 5 ओम था। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, और यहाँ एक स्विच था, उसे क्लोज कर दें। अब ये दो क्लोज लूप बन गए, एक क्लोज लूप ये रहा, एक क्लोज लूप ये रहा, क्योंकि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ट्रीट एज अ सिंगल पॉइंट, C और D ट्रीट एज अ सिंगल पॉइंट, दिख रहा है, जीरो रेजिस्टेंस का वायर है ये, और ट्रीट एज अ सिंगल पॉइंट, तो C और D ट्रीट एज अ सिंगल पॉइंट। तो देखो यहाँ यही पॉइंट C है, यही पॉइंट D है, तो ये ऐसे बना सकते हो आप इसको, क्योंकि यही पॉइंट C है और यही पॉइंट D है, तो आप ऐसा मैंने पीछे सिखाया है आपको। C and D treated as a single point because C and D are connected zero resistance वायर, तो जीरो रेजिस्टेंस वाले से कनेक्टेड है, और C और D treated as a single point, ऐसे तो दो लूप बन गए। यहाँ से बैटरी लगा दो आप ऐसे, यहाँ से करंट चलेगी, दो पार्ट में डिवाइड होगी, I1 एंड I2, फिर यहाँ पर मीट करके फिर डिवाइड होगी ऐसे। देखो पहले इस लूप को खत्म करो, वो लूप अलग है, ये लूप अलग है, तो पहले इस लूप को फिनिश करो, फिर उस लूप को फिनिश करो। तो ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अब लिखेंगे सेकंड पार्ट कर रहे हैं, इफ स्विच इज क्लोज्ड, स्विच अगर कैसा हो, क्लोज हो, तो लिखेंगे R1 एंड R3, पहले इस लूप को फिनिश कर लो, एक बना लो, R1 एंड R3 आर इन पैरेलल, तो 1/R डैश 1/5 प्लस 1/10, यहाँ से 10 एलसीएम आ गया, 2 + 1 दैट मींस 3/10, तो R डैश आ गया 10/3 ओम। सिमिलरली ये एक बना लिया, तो देखो दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक हो गया, मान लो ये उठा दिया, ये वाली वैल्यू चेंज हो गई, कितनी हो गई, अब ये करंट डिवाइड नहीं होगा, आई चलेगा, आई आ गई यहाँ तक, R डैश हो गया 10/3 ओम। ऐसे पहले इस दोनों को कंप्लीट करो, तो लिखेंगे एंड R2 एंड R4 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखो वैल्यू सेम है 10 और 5, इसमें भी 10 और 5 थी, तो R डबल डैश इसमें भी कितना आएगा 10/3 ओम, पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लेना दोनों का, 10/3 ओम आएगा। तो इनमें से कोई एक मिटाल दो, ये वाला मिटाल दिया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, R डबल डैश। करंट का कॉम्बिनेशन चेक करो, यहाँ से चल रहा है करंट का, करंट चेक कर लो, I, तो I फ्लो करेगा, तो डिवाइड नहीं हुई करंट, डॉट नहीं है, अब ऐसे, तो ये दोनों करंट कैसी हैं, सेम है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज में। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में कर दो, ठीक है। अरे इजी क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन कराए थे। तो R डैश एंड R डबल डैश आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R डैश कितना है 10/3 प्लस 10/3 है ना, तो 20/3, और डिवाइड करें 6.66 ऐसे चलता आ जाएगा, तो आप 6.7 लिख देना, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 6.67 ओम, 6.67 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। समझ में आया आपको, ठीक है। इससे आगे कल करेंगे, मतलब लेक्चर नंबर 17 में।